आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ज़ेन फिलॉसफी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। चीन के अंदर विकसित होने के बाद ये दर्शन जापान में पहुंचा और वहाँ पर इसका नाम ज़ेन पड़ गया। कोई भी दर्शन होता है तो वो हमें दिशा देने का काम करता है, यानी दर्शन के अंतर्गत एक रास्ता बताया जाता है। अगर जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वहाँ हमारा इलाज किया जाता है, दवा दी जाती है। तो एक दवा क्या है, वो एक मार्ग ही है, उस पर चलकर हम रोग से मुक्ति पाएंगे, तो उसके लिए हमें दवा खानी पड़ेगी। तो दर्शन में भी यही होता है कि उपाय तो बता दिया जाता है, लेकिन बिना चले हुए सिर्फ जान लेने से संतुष्टि तो मिल जाएगी कि हाँ एक बात जान गए, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए दर्शन प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा हो जाता है, हमें प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा ज्ञान के स्तर पे हमें सिर्फ पता चल सकता है, लाभ नहीं पा सकते जब तक कि उसको अपनाएंगे नहीं। कोई भी दर्शन होता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, तो ज़ेन फिलॉसफी का भी लक्ष्य होगा, मानी सी बात है, एक टारगेट होगा, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म बोध हो जाना, अपनी पहचान, यानी हम खुद को पहचानें, अपनी चेतना को पहचान लें। तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध जो है ये लक्ष्य है। अब इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो इसमें दो बातें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ ये है कि हमें आत्मबोध के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी रुकावटें होती हैं, या हमारे अंदर ही वो चीज़ें हैबिट के तौर पर या हमारी जीवन शैली के अंग के रूप में वो सारी बातें डेवलप हो जाती हैं जो आत्मबोध के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं। उसको जानना, उसके बाद जो भी बाधाएं हैं उनको किन उपायों के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं, तो उपायों को समझना। उसके बाद जाकर के जब हम सारी बाधाओं को हटा देंगे तो फिर हमारा रास्ता साफ हो गया, फिर ये आत्मबोध हो जाएगा, हमको सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था हम प्राप्त कर लेंगे। तो यही जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बाधाओं को देख लेते हैं। तो हमारे साथ यानी मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या जुड़ी हुई है, वो है ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हम ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे हम अतीत के बारे में भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जो हमारे साथ घटनाएं घट चुकी हैं वो दोबारा हमारी मेमोरी में आती रहती हैं। भविष्य की चिंता हम करते हैं, वर्तमान की चिंता तो रहती है। तो अतीत की यादें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं ज़्यादातर लोगों के साथ। पुराने समय में क्या हुआ था, 10 साल पहले की घटना याद आ रही है, 15 साल पहले की घटना याद आ रही है, लोगों के चित्र उभर रहे हैं, बातें याद आ रही, कहीं जा रहे हैं, तो वो सारी मेमोरी में वो सारी चीज़ें जगती रहती हैं। और भविष्य की चिंता भी हम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आगे क्या होगा, हमारे जीवन में क्या घटनाएं घट सकती हैं, हमारा जीवन कैसे चलेगा, इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएँ रहती हैं। क्योंकि वर्तमान काल में तो वैसे ही भौतिकता का प्रसार हो रहा है, धन की ज़्यादा चिंता लोगों को रहती है, धन नहीं होगा तो समाज में हम एक गौण रूप प्राप्त कर सकते हैं, यानी समाज के अंदर हमारी प्रतिष्ठा स्थापित नहीं हो पाएगी, क्योंकि धन के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है कि हम समाज के अंदर क्या हैं, इसके आधार पर तो जांचा परखा जा रहा है। तो ऐसे में चिंता बढ़ जाती है, खासकर युवाओं के अंदर ये चीज़ ज़्यादा है। और फिर कल्पनाएं भी तरह तरह की हम करते हैं, हम जो होना चाहते हैं वो अगर हो नहीं पाते हैं तो कल्पना में वैसा सोचने लगते हैं कि हम ऐसे हैं, हम बहुत बड़े कवि बन चुके हैं, या हम प्रधानमंत्री के पद पर हैं, या राष्ट्रपति हम बन चुके हैं, बनी बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, ये होते तो क्या करते हम, इस तरह की बातें कहीं ना कहीं कल्पना में रहती हैं लोगों के, सबके नहीं रहती लेकिन कुछ लोगों के रहती हैं। तो ये ओवर थिंकिंग का पहलू जो है वो एक बहुत बड़ी बाधा के तौर पर, चाहे वो अतीत, वर्तमान की चुनौतियाँ और भविष्य, ये चीज़ें हमारी चेतना को घेरे रहती हैं, क्योंकि हमारी चेतना इसी में इन्वॉल्व रहती है। तो उसका जो अपना एक रूप है, अपनी जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं इसी में डूब जाती है, यानी उसकी वास्तविकता प्रकट ही नहीं हो पाती, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते, वो तो खुद ही इन्वॉल्व है इन सारी बातों में। तो हमारी चेतना का प्रवाह इन सारे विषयों की तरफ लगातार होता रहता है, इससे आत्मबोध नहीं हो पाता, हम खुद को जान ही नहीं पाते। दूसरी रुकावट ईगो, अहंकार के तौर पर, यानी मैं की भावना, हमारी अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, हमारी अपनी कुछ सोच होती है, हम उसी को सब कुछ सही मान करके बैठते हैं। दूसरों के विचारों के लिए दूसरी जो संस्कृति होती है उसके कुछ उदात्त मूल होते हैं, उसको ग्रहण करने के लिए भी हम तैयार नहीं रहते। पूरी तरह से हम एक कुएं के मेढक बन के रह जाते हैं, इसलिए कि हमें किसी से ग्रहण ही नहीं करना है, हमारे अपने विचार, हमारी अपनी मान्यताएँ वही इतनी समर्थ हैं कि हमको दूसरों से लेने की ज़रूरत क्या है। तो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, संकुचित होकर के रह जाते हैं, नैरो माइंड होकर के उसी में हमारा जीवन चलता रहता है। तो इसलिए
ये अहंकार को पहचानना, क्योंकि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, अगर लचीलापन नहीं होगा, सृष्टि को नहीं समझेंगे और सृष्टि की विविधता को नहीं जानेंगे और अपनी कमज़ोरी को महसूस नहीं करेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर हम एक सीमित जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम दूसरों से कुछ सीख ही नहीं रहे, दूसरी संस्कृतियों से, दूसरे लोगों से कुछ विचारों का आदान प्रदान हम कर ही नहीं रहे हैं। हमने तो अपना एक घेरा बना के हमारा जीवन चल रहा है, तो इसलिए फिर उसमें हमारे व्यक्तित्व में, सोच में ऊंचाई भी नहीं आएगी। तो इसलिए विचारों, मान्यताओं से चिपक जाने वाली जो प्रवृत्ति बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए चेतना, आत्मबोध नहीं हो पाता, क्योंकि आत्मबोध व्यापक अवधारणा भी होती है, बहुत व्यापक होकर के हमें खुल करके विचार करना पड़ता है। तीसरी बीमारी क्या है बहुत बड़ी, वो है डिजायर्स एंड अटैचमेंट। इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, चिपकाव है, लगाव है, बहुत सारी इच्छाओं को हम पाल लेते हैं और एक चिपकाव भी हो जाता है, लगाव, लालसा, ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं तरह तरह की इच्छाओं का जन्म होता रहता है। ये चाहिए, कोई चीज़ आ जाती तो फिर नई चीज़ चाहिए। एक मकान हो गया तो 2 मकान हो जाए, 2 मकान हो गया 3 मकान हो जाए। तो लगातार धन अर्जित करने की, संपत्ति अर्जित करने की, कुछ ना कुछ नवीन नई चीज़ों को प्राप्त करने की ये जो मन की प्रवृत्ति है, ये चलती रहती है, इसी में हमारी चेतना उलझी रहती है। तो उसको सेल्फ रियलाइजेशन की अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है, उसको तो हम जान ही नहीं सकते जब वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। तो इसलिए हमारी शांति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी बाधाएं हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं कंडीशनिंग हो जाती है, यानी कंडीशनिंग का मतलब है कि हैबिचुअल हो जाते हैं हम किसी एक परिस्थिति, जैसे संस्कार हमको मिलते हैं उसी में हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, वैसे ही हम सोचते हैं, हमारी आदतें वैसे ही बन जाती हैं। तो एक सामाजिक मान्यताएं होती, उसी के घेरे के अंदर हमारा जीवन, जैसे पशु एक बाड़े में रहते हैं, उसे घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से बाड़े में जैसे बंद हो जाते हैं, तो सामाजिक मान्यताएं हमें हमारे व्यक्तित्व में सीमित कर देती हैं। बस उसी के अधीन हमारा जीवन चलता रहता है, जो सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं। और जो शिक्षा, संस्कृति, ये सारी चीज़ें, ये जो आदतें हैं, इससे हमारी कंडीशनिंग हो जाती है। क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अगर सीमित है तो बस उसी में हमारा जीवन चल रहा है। हम अपनी शिक्षा को और उन्नत नहीं कर रहे हैं, नवीन विषयों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के अधीन चल रहे हैं कि हमारा मन जिसमें लग रहा है बस उसी को हम करेंगे, बाकी चीज़ों से हम अछूते हो गए, तो व्यापकता नहीं आ पा रही है। जैसे अरस्तु वगैरह बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े विषयों के ज्ञाता थे, बहुत सारे क्षेत्रों में, विषयों में ज्ञान प्राप्त किया था। उससे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विद्वान रहे जिन्होंने बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, तो व्यापक स्तर पर उनका योगदान भी समाज को लेकर दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर ये कंडीशनिंग हो जाती है, ये भी किसी न किसी रूप में एक बाधा के तौर पर आ जाती है आत्मबोध में। फिर फियर, तरह तरह के भय भी हमारे उसमें रहता है, समाज का एक डर रहता है कि समाज में लोग क्या सोचेंगे, अगर हमारी कोई स्थिति समाज में नहीं बन पाई तो क्या होगा, समाज किस प्रकार से विचार करेगा, आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, ख़ानदान के लोग, ये सारी बातें कहीं ना कहीं सब रहती हैं। तो भय रहता है बहुत ज़्यादा, और असफलता का भी भय रहता है। हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें असफल हो गए तो क्या होगा, कौन पैसा देगा। आजकल मदद भी नहीं लोग उतनी कर पाते हैं, तो इसलिए बहुत संकट रहता है। तो भय की अवस्था रहती है। किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करते हैं, असफल हो गए तो क्या होगा, इसका डर बना हुआ है, प्रयोग नहीं कर पाते हम। मृत्यु का भी भय बना हुआ, कहीं अनजान इलाके में चले गए तो कोई हमला ना हो जाए, कहीं न किसी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए, जानता है कोई नहीं है, कहीं अपराध कहीं ज़्यादा हो रहा है या उग्रता किसी समाज के अंदर ज़्यादा है, तो दूसरे वहाँ पर फिर जो एक मेल जोल होता है, मिलने की एक संभावना होती है, वो लुप्त होती चली जाती है। जिन प्रदेशों में अपराध होता है वहाँ लोग जाते नहीं हैं। हिंसा, ये जो असहिष्णुता, सारी चीज़ें हैं, विभिन्न संप्रदायों के अंतर्गत जो संघर्ष चल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रोकते हैं, भय पैदा करते हैं। हम व्यापार व्यवसाय के लिए फिर दूसरे प्रदेशों में जाने से बचने लगते हैं, वहीं व्यवसाय करते हैं जहाँ हमारे अपने समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये सारे भय भी रहते हैं, कहीं ना कहीं मृत्यु एक भय पैदा कर देती है। इस तरह हम देखें, लगाव और अपेक्षाएं भी होती हैं। हम चीज़ों से लगाव रखने लगते हैं, लोगों से अपेक्षाएं करते हैं, विचारों से, रिश्तों से, उपलब्धियों से, इन सब से कहीं ना कहीं हमारा अटैचमेंट रहता है। हम अगर उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं तो उसी के अंदर खोए रहते हैं कि हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग हमको जान रहे हैं, एक बड़ी हमको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान लोग हमारा करते हैं। हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे हाथ मिलाते हैं, कहीं ना कहीं एक इज्जत होती है, तो उसी के घेरे में हम घूमने लगते हैं। फिर दूसरी बात, इससे हमारी सजगता जो है चली जाती है। रिश्ते जो होते हैं उसके अंदर भी बहुत सा कहीं ना कहीं लगाव देखा जाता है, और कहीं ना कहीं एक झटका भी हमको मिलता है, यानी रिश्तों के अंदर धोखा भी रहता है, प्रेम भी रहता है, सारी बातें हैं।
तो ये सारी चीज़ें हमारी चेतना को, हमारे आत्मबोध को किसी न किसी ने रोकती हैं। हम अपनी खुद की सत्ता को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उलझ के रह जाते हैं। फिर बताया जा रहा है कि जो माइंडफुलनेस है, जागरूकता है, ये भी हमारे अंदर उतनी नहीं रहती। हम जागरूक होकर कोई काम नहीं करते हैं। चाय पी रहे हैं तो हमारा जहन किसी दूसरी जगह पे है, और चाय का भी हम आनंद नहीं ले सके। कॉफ़ी पी रहे हैं तो कहीं और सोच रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो बस सामने हम सिर्फ आंख खोल के बातों को सुन रहे हैं, कुछ हमें याद नहीं किसने, सामने वाले ने क्या कहा, फिर दोबारा पूछते हैं कि आपने क्या कहा। तो इसलिए जागरूकता जो है हमारी वो नष्ट हो जाती है क्योंकि इतना उलझाव है हमारे जीवन में। तो ये फिर खाने, चलने और बात करने सारे का ढंग बदल जाता है। हम अलर्ट होकर के उसी वक्त, यानी होना ये चाहिए कि हम अगर अब चाय पी रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ चाय पीने की तरफ रहे। बात कर रहे हैं किसी से तो सामने वाले की बात को पूरी तरह से अलर्ट होकर के सुनने तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं। तो इसलिए हमारी जागरूकता भी नष्ट हो जाती है, वो भी एक बाधा बन जाती है। और त्यागना, यानी कहने का अर्थ ये है कि अब यहाँ पर उपाय बताए जा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अंदर हमें एक उपाय भी लेके चलना पड़ेगा कि अगर इस प्रकार से हमारी स्थिति है तो हम जागरूक बने रहें। माइंडफुलनेस होनी चाहिए, जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसी तरीके से हम देखें तो त्यागना, हमें त्याग करने को भी सीखना चाहिए उपाय के अंतर्गत। अब त्यागना क्या है? जैसे अपेक्षा है, परिणाम है, इच्छा है, लगाव है, इन सब को छोड़ें हम, तब जाकर के हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। कैसे? हमें त्यागना पड़ेगा, अपेक्षाओं को त्यागना पड़ेगा। लोगों से उम्मीद रखने लगते हैं हम कि सामने वाले के द्वारा हमारी मदद की जाएगी, हम उम्मीद रखते हैं, स्वाभाविक भी है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपनी शक्ति से जो अर्जित करेंगे, हमारी जो अपनी खुद की मदद होगी वही ज़्यादा सक्षम होगी, हमारे लिए काम करेगी। दूसरों पर निर्भर रहने या सोचने से चीज़ें झटका लग सकता है हमको। परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं कि परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं होंगे, हमारी चेतना उसी में उलझी रहती है। लगाव भी कहीं ना कहीं दुष्परिणाम होता है, इच्छाओं का भी दुष्परिणाम होता है, तो उसको त्याग दें। त्यागने का मतलब छोड़ने से नहीं होता है, बहुत सारे मामलों में कम करने से भी होता है, जिससे हमारा लाभ होता है। फिर तीसरा उपाय, एक तो जागरूकता रखना पड़ेगा कि जो काम कर रहे हैं उसको उसी समय बस जागरूक होकर के करें, और त्यागने को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तीसरा है मौन का अभ्यास करें। हम मौन रहें, खामोश रहें, चुप रहें, जिसमें श्वास जागरूकता, ब्रेथ अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम थोड़ा सा सांस रोकें, तो इससे हमारे मन की शांति स्थापित होगी। ऑब्जर्वेशन ऑफ ईगो को देखें, अहंकार के ऊपर दृष्टिपात रखें, देखें कि अहंकार हमारे अंदर कितना है, किस प्रकार का है, कैसे रोका जा सकता है। तो अहंकार पे ध्यान रखेंगे तो दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उसमें हम खुद को छोटा समझेंगे, ज्ञानी नहीं समझेंगे, बल्कि सीखने के लिए हमेशा अलर्ट रहेंगे, तैयार रहेंगे। सिंप्लिसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, सादगी। कम वस्तुओं को ग्रहण करेंगे, इच्छाएं जब कम होंगी तो हम कम में भी अपना गुजारा कर लेंगे। तो इससे हमारी जब सिंप्लिसिटी होगी तो हमारी महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हो पाएंगी। एक मकान हो गया तो उसी में हम बस संतुष्ट रहें कि 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान बनाते ही चले जा रहे हैं, ताकि धन किराए पे किराया आता रहे और हम धन अर्जित करते चले जाएं और बैंक में जमा कर लें और फिर भव्य जीवन जिएं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसी में उलझे हुए हैं बस। हाँ, लोक कल्याण के लिए अगर कर रहे हैं, दूसरों को धन दे रहे हैं, तो एक अलग चीज़ है, उसमें हम धन कमा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों के दुखों को दूर कर रहे हैं, तो वो तो पूरा दृष्टिकोण ही हमारा अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धन आता तो है लेकिन लोग दे नहीं पाते हैं। सेवा भाव और करुणा, यानी कंपैशन एंड सर्विस को अपनाना चाहिए, सेवा भाव को। जब हम लोगों की सेवा करेंगे, लोगों के दुखों को दूर करेंगे, तो हमको अच्छा लगने लगता है, खुशी लगती है, उससे चेतना केंद्रित होती है, उसमें शुद्धि आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन को प्रसन्न करती हैं। करुणा को अपनाना चाहिए हम। तो ये समाज की सेवा, क्योंकि समाज हमको देता है, तो जब हमको समाज इतना कुछ दे रहा है तो हमें भी तो समाज के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। नेचर कनेक्शन हमारा होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ाव हो। कहीं जाएं पशु पक्षियों के बीच में, किसी नेशनल पार्क के अंदर, कहीं बहुत सारे अभ्यारण्य है, जाना चाहिए। कश्मीर है, तमाम असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर बहुत सारे मनोरम स्थल हैं, नेशनल पार्क है, वहाँ पे जाना चाहिए। प्रकृति से के बीच में रहें, देखें किस तरह से प्रकृति में जीवन यापन होता है। उससे भी हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आती है। हम अच्छे अच्छे वृक्ष देखते हैं, आवाज़ें पक्षियों की रहती हैं, तो उससे एक हमारी चेतना शुद्ध होती है, हमें एक ऊर्जा मिलती है। और इसलिए कहा भी जाता है कि बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं तो कश्मीर जाने की सलाह डॉक्टरों के द्वारा दी जाती है, इसलिए कि प्रकृति से जब जुड़ाव होता है तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो भी कुछ चेतना के अंदर बहुत सारे जो
हम कह सकते हैं कि जो झटके हमको लगते हैं, दुख हम उठाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर जो विचलन होता है उसके अंदर एक प्रवृत्ति आ जाती है, प्रोपेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, टेंडेंसी, यानी हम भावुक हो जाते हैं। थोड़ी देर पर हमारे अंदर स्थिरता, धैर्य, पेशेंस, ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। जो प्रगति के साथ जाएंगे तो सारी चीज़ें फिर क्या हो जाती हैं, उसके अंदर मजबूती आने लगती है। जो कुछ भी टूट फूट हमारी चेतना में हो चुकी है, जो दुख उठा चुके हैं, वो सब कुछ रिपेयर हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे अंदर नवीन चेतना का संचार होगा। प्रकृति से जुड़ाव जब हम रखेंगे तब जाकर के हम सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन को अपनी परिस्थिति, अपनी आदतों के हिसाब से जज करें, तब हम उसी के हिसाब से उपाय कर सकते हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।